नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आपका प्रोग्राम लगातार इस हफ्ते संसद भवन के बाहर से लाइव आप देख रहे हैं। और देखिए, हाउस चले न चले, ये कार्यक्रम चलता रहना चाहिए और वो हो रहा है, क्योंकि हाउस में तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। अब अडानी के मुद्दे पर हंगामा है एक बार फिर, तो हाउस में तो अभी आपको आने वाले 15 दिन ऐसी 20 दिन ऐसी परिस्थिति दिखाई देती रहेगी। लेकिन जो सवाल महाराष्ट्र में अभी तक बना ही हुआ है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसको लेकर के कुछ धुंध छटी कि नहीं छटी। दिल्ली के मौसम की तरीके से देखिए, आज सूरज कैसे चमक रहा है, धुंध छट चुकी है, यहां पर पोल्यूशन भी थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर थोड़ी सी ऐसी क्लैरिटी और मिल जाए ना, तो फिर बात करने में और आपसे मजा आएगा। लेकिन कुछ अपडेट है कल से लेकर के अब तक के बीच में। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ प्रोग्राम में। सर, बहुत स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब फोन लगा रहे थे अभी जब मैं यहाँ पर आया सर महाराष्ट्र में, कि क्या खबर है बताइए, वो बता देंगे अभी आपको। महाराष्ट्र में खबर नहीं बताते, महाराष्ट्र को दिशा निर्देश देते हैं फोन अच्छा, ठीक, फिर ठीक। तो मतलब फिर त्रिपाठी जी क्या करते हैं? त्रिपाठी जी दिल्ली में करते हैं ना। बहुत स्वागत आप तीनों का। चलिए, महाराष्ट्र की खबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या एकनाथ शिंदे को मना लिया गया है? ये चर्चाएं आज सुबह से बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। कहा जा रहा है कि बड़े आदमी का फोन एकनाथ शिंदे के पास गया। जब हम कहते हैं एक बड़े आदमी का फोन, तो समझ लीजिए नाम नहीं बताया जा सकता। तो फोन जा चुका है और उनको कह दिया गया है कि भाई अब इस बार तो नहीं हो पाएगा, जो 2.5 साल पहले हुआ था, तो अब आप ही मान जाइए। लेकिन क्या वो इतनी आसानी से मान गए? एक बड़ी मजेदार बात है, उनकी पार्टी के जितने लोग हैं वो सोशल मीडिया पर कल से एक पोस्ट कर रहे हैं। उसमें लिखा है, एक नाथ है तो सेफ है। एक है तो सेफ है के बाद एक नाथ है तो सेफ है। पूरा उस पर चल रहा है जी हाँ, तो मतलब कि एक नाथ शिंदे जब तक है तब तक ये युति जो है ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। और ये जो सिस्टम चल रहा है बढ़िया, इसको क्यों छेड़ा जाना चाहिए? एक नाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी ने भी अब लगभग मन बना ही लिया है और कन्वे भी शायद कर ही दिया है कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का होगा और नाम वहां और कोई है नहीं देवेंद्र फडणवीस के अलावा। 3-4 बयान मैं आपको सुना देता हूं शुरुआत में, फिर हमारे सहयोगी सचिन चौधरी मुंबई से लाइव जुड़ेंगे, वो आपको कुछ इस पर और लाइव अपडेट देंगे। चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, वो उनसे सवालों में इतना समय क्यों लग रहा है? मतलब जरूर कहीं आपका पेज फंस गया है, या तो शिंदे मान नहीं रहे या फिर आप कोई और सरप्राइज नाम उतारना चाहते हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा समय लगता है, उद्धव जी को भी सरकार बनाने में 1 महीने का वक्त लग गया था, लेकिन वो परिस्थिति तो यहां पर नहीं है। दूसरा, मनीषा कयांदे जो खुलकर कह रही हैं एक नाथ हैं तो सेफ है, अब नारा तो यही चलेगा। और दीपक केसरकर एकनाथ शिंदे की पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कुछ लोग तो इनका नाम भी ले रहे हैं कि शिंदे साहब नहीं बनेंगे उप मुख्यमंत्री तो इनको बनाया जा सकता है। उन्होंने ये कह करके कुछ कंफ्यूजन कम की कि जो भी मोदी जी और अमित शाह तय कर देंगे उसको हम लोग सब स्वीकार कर लेंगे। अब उनका अगर खुलकर इतना स्पष्ट बीजेपी के आला कमान पर भरोसा जताना है, तो इसका मतलब साफ है फिर वहां वो लोग जो तय करने वाले हैं वो हमको थोड़ा बहुत अंदाजा तो है ही। तो बयान आपको मैं सुना रहा हूं ये 3, और उसके बाद फिर आपको मुंबई लेकर चलेंगे लाइव। महायुति सरकार जब बनती है या महायुति सरकार जब बनती है, तीनों पार्टियां अपने आगे मंत्री कौन होंगे, सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, सभी लोगों को गठबंधन की सरकार बनाने के लिए समय लगता है। उद्धव ठाकरे को भी 1 महीना लगा था, उद्धव ठाकरे की सरकार बनाती 1 महीना लगा था। आखिरी जब तीनों पार्टियां बैठकर बात करती है कि मिनिस्टर बनते हैं, गार्डियन मिनिस्टर बनते हैं, पोर्टफोलियो का रहता है, सारी चीजों देखकर थोड़ा समय तो लगता ही है। उनको एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ठीक है, हमने थोड़ा सा उसको मैंने एक ट्विस्ट कर दिया। और जो परिस्थिति है, देखिए हम सब चाहते हैं, एक शिव सैनिक है, हमारी बहुत अंदरूनी भावना है। और जिस प्रकार एकनाथ शिंदे इन्होंने महाराष्ट्र को प्रगति पथ पर लिया है, तो महाराष्ट्र की जनता में एक एक्सेप्टेबल, हाईली एक्सेसिबल फेस एकनाथ शिंदे हुआ है। और इसलिए मुझे थोड़ा एक कार्यकर्ता के रूप में लगा शिवसैनिक के, एक नाथ है तो सेफ है, क्योंकि माननीय एकनाथ शिंदे ये हाईली एक्सेसिबल फेस महाराष्ट्र में बना, एक कॉमन मैन। उन्होंने कभी अपने आप को सीएम इस तरीके ने, वो कहते रहे कि मैं कॉमन मैन हूँ। इसलिए हमारी ये भावना है, शिव सैनिक चाहते हैं हमारा नेता बने, बाकी हम उस पर कोई दुराग्रह या कोई एक्सट्रीम एंड करेंगे ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमारे जो वरिष्ठ नेता है जो भी निर्णय लेंगे हम। मनीषा कयांदे जो कह रही हैं कि शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे बड़े एक्सेसिबल नेता थे, वो बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन कुर्सी इतनी एक्सेसिबल नहीं रह जाती है जब एक बार चुनाव के नतीजे दूसरे तरीके से आ जाते हैं। मुंबई से हमारे साथ सचिन चौधरी जुड़ गए लाइव। सचिन, कोई खबर, क्या अपडेट है? शिंदे साहब तक मैसेज पहुंचा दिया गया है क्या? उनको मना लिया गया है क्या बीजेपी की तरफ से?
जी बिल्कुल सौरव, जिस तरह से दिल्ली की में आज मौसम बिल्कुल थोड़ा साफ है, वैसे मुंबई में स्थिति बिल्कुल लगभग साफ ही है और देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बनना उनका तय है। अगले 2 दिन में केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे और उन्हें नेता चुनने की एक औपचारिकता जो है पूरी कर ली जाएगी। 25 तारीख की रात को 11:30 बजे से पौने 12 बजे तक जो है एक बहुत ही सर्वोच्च नेता का फ़ोन एकनाथ शिंदे को आया और उन्होंने उनको बहुत अच्छे से और कन्विंस किया और समझाया कि अब अगली बारी जो है देवेंद्र फडणवीस की है। जिस तरह से संघ आरएसएस हो या फिर बीजेपी का राज्य नेतृत्व हो, वो देवेंद्र फडणवीस के पीछे है। अजित पवार की पार्टी ने तो जिस दिन उनको नेता चुना उसी दिन समर्थन दे दिया था देवेंद्र फडणवीस को और एक तरह से एकनाथ शिंदे के बार्गेनिंग पावर को भी कम कर दिया गया था। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे थे। वो दूसरे दिन मुंबई में लाडली बहनों को रास्ते में उतारकर उनके समर्थन में नारे लगवाने वाले थे, लेकिन जैसे ही रात में बीजेपी के सर्वोच्च नेता का फ़ोन गया उसके बाद एकनाथ शिंदे ने करीबन रात को 1 बजे ही ट्वीट कर दिया और कहा कि मेरे प्यार के प्रति आप लोग मुंबई आने वाले थे या महाराष्ट्र भर में सड़क पर उतरने वाले थे, ऐसा ना करें। महायुति बिल्कुल मजबूत है और उसी मजबूती से आगे भी बढ़ेगी, मजबूत रहेगी महाराष्ट्र के भले के लिए। तो एकनाथ शिंदे के तेवर नरम पड़ गए, उन्हें ये बात का अंदाजा आ गया था और यही कारण है कि कल हमने देखा कि जो दीपक केसरकर है, काफ़ी मंजे हुए नेता है, सीनियर नेता है, मुख्य प्रवक्ता भी है उनके शिंदे शिवसेना के, उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया और नफातुला बयान दिया कि तीनों पार्टी के नेता या बीजेपी का शीर्षस्थ नेतृत्व जो तय करेगा वो उन्हें मान्य होगा। बाकी जो दूसरे लाइन के नेता है वो अपनी अपनी जो है दबाव एक तरह की रणनीति के लिए इस तरह से पोस्टर लगाते हैं, बयान देते हैं, हालांकि उसको इतना कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। लेकिन बीजेपी में ये तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जैसे ही 29 तारीख को मेरे ख्याल से उनके राष्ट्रीय पर्यवेक्षक आएंगे और उन्हें नेता बनने की एक प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी, औपचारिकता पूरी की जाएगी और हो सकता है कि 30 नवंबर नहीं तो 2 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह बहुत बड़े ग्रैंड लेवल पर किया जाएगा और जिन साधु संतों ने 60,000 से ज़्यादा रैलियां की थी और लोगों के बीच में जाकर हिंदुत्व की बात कही थी, उन साधु संतों को मुख्य तौर पर मेहमान के तौर पर बुलाया जाएगा। इस तरह की प्लानिंग चल रही है जिसमें पीएम आएंगे, सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे और एक बड़ा ग्रैंड लेवल पर जो है शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। सौरभ, बहुत शुक्रिया सचिन आपका। तो सचिन चौधरी मुंबई से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को अब इसकी बात के लिए तैयार कर लिया गया है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री पूरे 5 साल के लिए बनेगा और नाम बड़ा ऑब्वियस है उसके लिए, देवेंद्र फडणवीस का। बाकी लेकिन अगर जो चाहें भाई चीरचस्त लोग तो फिर वो कभी भी कुछ भी पलट सकता है, लेकिन फिलहाल की परिस्थिति यही है। तो बीजेपी का मन लगभग बना हुआ था, ये तो हम लोग भी आपको बता रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे की नाराजगी कह लीजिए या उनकी इच्छा जो है उसको पलटने का काम शायद अब बीजेपी कर पाने में कामयाब हो गई। बाकी समीर जी जितनी खबर रहेगी वो पूरी कर देंगे। बिल्कुल, 23 तारीख को चुनाव परिणाम आ गया था और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आया था कि 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल तक न हो पाना, विधायकों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं अंदर थोड़ी सी इस बात की नाराजगी है। पार्टी के कार्यकर्ता और विधायकों का कहना है कि जब इतना बेहतर प्रदर्शन हमने किया है कि एक तो 32 सीटों पर हम आ गए, 5 से 6 निर्दलीय और छोटे दलों का समर्थन हमारे पास है, उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या कारण है कि एकनाथ शिंदे का दबाव है जिसके कारण पार्टी पहले सारी चीजें समीकरण को साधना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को संदेश भेज दिया है कि भाई बाकी चीजों पे जो है आपसे विचार विमर्श होगा, आपसे चर्चा की जाएगी, मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, यह तय है। और एकनाथ शिंदे को भी समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री उन्हें बनाने के लिए अब कतई तैयार नहीं होने वाली है। शायद यही कारण रहा होगा कल रात को उन्होंने जो उनका आधिकारिक मुख्यमंत्री का आवास था वर्षा, वहां से वो ठाणे रहने चले गए। अच्छा, हालांकि खाली नहीं किया, मतलब सामान शिफ्ट नहीं किया, लेकिन वो परिवार के साथ कल रात को ठाणे अपने घर रहने चले गए और ये कहा जा रहा है कि अभी वो ठाणे के अपने आवास पर ही रहने वाले हैं। देखिए, जिस तरीके से अजित पवार का प्रदर्शन रहा है, ये खबर ये भी है कि जब एकनाथ शिंदे से कहा गया कि आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इस बार आपकी दावेदारी मजबूत है, तो एकनाथ ने अपने नेता से कहा कि अजित ने भी तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अजित पवार का प्रदर्शन ने एकनाथ को समझा दिया था कि उनकी अब जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है वो कमजोर हो गई है, क्योंकि अजित पवार का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है और निश्चित रूप से यह तय था कि अब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनेगा। चर्चा इस बात पर हो रही है कि जो एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि अगर मैं उप मुख्यमंत्री बनता हूं या शिवसेना को मुख्यमंत्री बनता है तो हमारे हिस्से में क्या आएगा? क्या हमें गृह मंत्री मिलेगा, हमें वित्त मंत्रालय मिलेगा, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, जल संसाधन मिलेंगे, क्या बड़े जो नगरीय निकाय है
महामंडल वो हमें मिलेंगे, जो बड़े जिले उसका पालक मंत्री हमें बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, बात इसके ऊपर हो रही है। शर्तों का राउंड 2 बाद में शुरू होगा, पहले तो ये तय हो जाए कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बन रहा है। दो इंपॉर्टेंट बातें, एक सचिन ने बताई, एक अभी समीर जी ने जो खबर दी है कि एकनाथ शिंदे ने अपना सरकारी सीएम आवास जो है वो वहां की बजाय अपने घर थाने में रहने के लिए चले गए, ये भी एक इंडिकेशन है। और दूसरा, सचिन अभी बता रहे थे हर्षवर्धन जी कि बीच में तैयारी एकनाथ शिंदे ने ये कर ली थी कि लड़की बहन योजना के तहत जितनी लाभार्थी हैं, पार्टी से जुड़ी महिला विंग की जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको सड़कों पर उतारा जाए दबाव बनाने के लिए कि एकनाथ शिंदे हमारा नेता, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। उस प्रोग्राम को टाल दिया एकनाथ शिंदे ने। वो नहीं चाहते होंगे कि बीजेपी को भी जरूरत से ज्यादा नाराज किया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे की अगर इच्छा आकांक्षा है तो इसमें कोई बहुत गलत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किन्हीं भी परिस्थितियों में पहुंच जाता है तो उसको लगता है कि मेरा ये स्वाभाविक हक है, अधिकार है। लेकिन एकनाथ शिंदे को जो महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत है, शिवसेना की ताकत किस वजह से है, वो सब पता है। अब ये मतलब कहां तक बात पहुंची थी कि 101 लोग जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने वाले थे वो सिद्धिविनायक के सामने पहुंचे और उन्होंने एकनाथ शिंदे के पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए कामना की। जो ढेर सारे लोग थे वो अलग अलग जगहों पर एकनाथ के मुख्यमंत्री बनने को लेकर छोटा मोटा प्रदर्शन, छोटी मोटी होर्डिंग वो लगाना शुरू कर चुके थे। बाकायदा एकनाथ शिंदे ने पार्टी की तरफ से निर्देश दिया और अपना बयान जारी किया कि कोई भी कहीं एकत्रित न हो, कोई कार्यकर्ता किसी तरह की ऐसी इच्छा आकांक्षा न दिखाए। उनकी पार्टी के भी जो प्रवक्ता बोल रहे थे उनको भी बुलाकर एकनाथ शिंदे ने समझाया कि ये नहीं करना है। और शुरू के एक दिन भले ये हुआ, 24 तारीख को ये खूब जमकर दिखा, 25 को थोड़ा बहुत दिखा, लेकिन 25 की दोपहर के बाद से ये सब बंद हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि तब तक चाहे संदेश के तौर पर, बातचीत के तौर पर उनको ये समझाया जा चुका था। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का मैंडेट है उसमें एकनाथ शिंदे ऐसा कोई दबाव वाला कुछ करेंगे, मुझे कतई नहीं लगता है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर संघ भाजपा के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक को पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि मन से वो मान चुके हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं, उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या है, कैसे वो महाराष्ट्र को आगे देखना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। इसके अलावा कोई और बाधा नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। नहीं, लेकिन समय तो लग रहा है बीजेपी को भी। अभी जैसा उन्होंने बताया, बीजेपी के विधायक भी पूछ रहे उसमें हैं कि पेच है ना, विधायक दल की बैठक तो करा सकते हैं ना। वो करने का कोई मतलब नहीं है ना। विधायक दल तो 132 विधायक और 5 बाहर से मिलाकर 37 तो अपने पास हैं। उसके लिए क्या करना है? यहां कौन मना कर देगा? जो भी पर्ची में नाम आएगा वो तय हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई स्थिति बिगड़ी, यानी विधायक दल के नेता भाजपा के चुन लिए जाएं और मुख्यमंत्री न बने किसी भी वजह से, वो ठीक नहीं होगा। उस ऑप्टिक्स को ठीक रखना। और मेरा ये मानना है कि तीनों का एक साथ तय होगा, तीनों एक साथ जाकर, जैसे एकनाथ शिंदे जी ने त्यागपत्र दिया वैसे ही तीनों जाएंगे, एक साथ खड़े होंगे, बस जगह बदल जाएगी। इससे आगे की खबर है कि नाम भी कहलवाना चाहते हैं शिंदे साहब से। शिंदे जी ही कहेंगे, मतलब और कोई विकल्प नहीं है ना, क्योंकि यही तो तरीका है। ये भी गलत है, लेकिन मतलब कितना आप दिल पे छुरी चलवाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन इससे तो ये भी हुआ ना कि भाई आपका अधिकार, आपका प्रभाव थोड़ा तो बना हुआ है ना। ऐसा थोड़ी ना आप नाम रख रहे हैं। और देखिए, अगर आप त्यागपत्र वाला देखिए तो उसमें भी तो शिंदे जी ने त्यागपत्र पकड़ाया हुआ गवर्नर को। दाहिने देवेंद्र जी हैं, बाएं अजीत जी हैं। अब बस वही शिंदे जी की जगह आ जाएंगे। बाकी दाएं बाएं थे, आंखें नहीं मिल रही थी किसी की। खबर वहां से यही निकल के आई है। दुआ सलाम भी बड़ा फॉर्मल सा हुआ है तीनों के बीच में। कोई कुछ भी कह दे, मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के आसार दिखें तो थोड़ा मन तो खराब होता है। और एकनाथ शिंदे, मैं बार बार कर रहा हूं, एकनाथ शिंदे बहुत शानदार नेता के तौर पर उभरे हैं। और मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि ऐसा कोई मराठा नेता वो हाल के दिनों में कोई अपने आप को दिखा पाया, वो नहीं दिखा। और वहां शिवसेना में रहते हुए शायद उनकी ये क्षमता हम लोग देख नहीं रहे थे। वो साहेब के आगे, उद्धव साहेब के आगे वो नतमस्तक रहते थे, तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि एकनाथ शिंदे के अंदर कितनी क्षमता और कितनी ताकत है। वो शानदार नेता है, प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो शिंदे साहब के मानने में बस एक फोन कॉल की देर थी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जितने दिन लग गए, अब 4-5 दिन हो गए, कोई वैसे बहुत नहीं है। हम लोगों को लगता है कि हमारे प्रोग्राम के लिए क्या खबर है। सही बात है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में आप सोचिए, इसको दूसरे तरीके से देखें। राजस्थान के चुनाव देखें, मध्य प्रदेश के चुनाव देखें, वहां तो पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की थी, वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहां तो कोई एकनाथ शिंदे नहीं था। लेकिन विधायक दल की बैठक में नया नेता चुनना, उसके लिए तैयार करना, ये सब में बहुत वक्त लगता है। और यहाँ तो डबल है, एक पार्टी है और दूसरी तरफ वो सहयोगी दल है। दोनों ने, मुझे लगता है, अपने को एस्टिमेट करने में या तो ओवर एस्टिमेट किया या समझने में गलती की।
भारतीय जनता पार्टी ने गलती ये की, वो सोच रहे थे जैसे देवेंद्र जी को कहा था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाना, एक नाथ शिंदे जी को भी कहेंगे तो वो मान जाएंगे। और शिंदे जी सोच रहे थे कि जैसे पिछली बार मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया था वैसे ही अब भी बनाना ही पड़ेगा उनको। अब दोनों को, जब आपके यहाँ दिल्ली में भी धूप साफ हो गई और मुंबई में भी साफ हो गई, तो साफ साफ दिखने लगा है कि शिंदे जी को भी मनाना इतना आसान काम नहीं है, इज अ हार्ड नट। और शिंदे जी को भी समझ में आ गया कि अब भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा आगे नहीं खींचा जा सकता। जैसे इलास्टिक्स में होता है ना, इलास्टिक को खींच सकते हैं लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो टूट जाता है। तो अब वो थोड़ी सी स्थिति साफ हुई है, लेकिन अब भी शिंदे साहब इस बात के लिए भले ही मान गए हो कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, लेकिन मुझे अब भी संभावना कम लगती है कि शिंदे साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करनी चाहिए कि शिंदे को ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार किया जाए। मतलब सरकार में वो रहेंगे, लेकिन हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप को एक सुप्रीम कमांडर की तरह से देख रहे हैं ना, शिवसेना की, जो नई शिवसेना, और अब तो जनता ने भी मैंडेट दे दिया, चुनाव आयोग ने भी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी शिवसेना अलग तरीके से ऑपरेट करती है, अलग तरीके से ऑपरेट। वहाँ का नेता मतलब शहंशाह टाइप होता है। और वो जो कार्यकर्ता बात करते हैं वो तो उनकी इच्छा भी होती है और सेवा भी होती है। कोई शिवसेना का कार्यकर्ता तो ये नहीं कहेगा ना कि देवेंद्र फडणवीस को बनाए, तो वो तो दोनों चीज है, उसका कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है। ट्विस्ट कर दिया बीजेपी का, एक नाथ है तो सेफ है। ठीक है, वो मतलब ये सब तो ऑप्टिक्स चलती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि ऊपर के लेवल पर, वैसे भी हमारे यहाँ तो वो एक ही ब्रह्म है वाली बात है ना, तो ब्रह्म एक है। मुझे लगता है कि जरा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसमें उप मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी से कोशिश करना चाहिए एक नाथ उप मुख्यमंत्री ना बने, उनके पार्टी का कोई और नेता बने, क्योंकि एक नाथ शिंदे अगर उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो वहां टकराहट जरूर होगी सरकार में, क्योंकि एक नाथ शिंदे जिस तरह की राजनीति अब करने लगे हैं वो इस बात को एक्सेप्टेंस करने में बहुत समय लगा कि अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए और वो अधिकार सरकार में बताने की कोशिश करे कि मैं उप मुख्यमंत्री जरूर हूं, लेकिन मेरे पास जो विभाग है, मेरे मंत्रियों के पास जो विभाग है, तो वो अपनी दखलंदाजी को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। वहां पर मुझे लग रहा है कि सत्ता का टकराट होने की स्थिति उत्पन्न होगी। शायद भारतीय जनता पार्टी एक कोशिश कर रही होगी एक नाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री ना बने, वो या तो अपने बेटे को वहां उप मुख्यमंत्री बना दे या किसी अपने विश्वास को उप मुख्यमंत्री बना दे। बीजेपी को भी सूट ये करेगा कि बिल्कुल वो ना बने। बिल्कुल, ये बीजेपी के लिए भी ये सूट करेगा। एक नाथ शिंदे बाहर रहे सरकार से, मतलब सरकार में शिवसेना है, शिंदे साहब नहीं है, तो वो फिर बाला साहब बनेंगे, फिर वो करेंगे कि कोई मुख्यमंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, रिमोट मेरे पास रहेगा। आप देखना, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है, क्या आपकी पार्टी है, उनका एटीट्यूड है। दो चीजें हैं। पहली बात तो कि कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं होता, बाला साहब दूसरा नहीं बन सकता, नंबर एक। नंबर दो ये कि समीर जी क्यों इन्होंने बोला, हाँ समीर जी ने क्यों बोला मुझे पता नहीं, वो कह रहे हैं कि अपने किसी विश्वस्त को उप मुख्यमंत्री बना दें। अब इस पे मुझे ज्यादा ऐतराज है। विश्वस्त को, उद्धव जी के भी तो विश्वस्त है ये, कोई भी पार्टी में, और एक नाथ शिंदे की पार्टी इतनी बड़ी नहीं है, वो बाला साहब ठाकरे की स्थिति में नहीं हो सकते थे। वो अगर वो उस तरह से पार्टी को 5 साल 10 साल चलाएं, उसके बाद वो कहें, अभी तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा स्वयं सरकार में उप मुख्यमंत्री हो, जो त्रिमूर्ति अभी तक सरकार चला रही थी वही सरकार चलाए। विभाग कौन से अच्छे मिल सकते हैं उसकी बात करनी चाहिए। और वाली है ना सर, और विभाग तो हो ही जाएंगे। विभाग आप ये बताइए, देवेंद्र फडणवीस के पास और कहा, शिवसेना जैसे आपने खुद का बाला साहब के जमाने से कैसे आपको चलती है, कैडर पे आपको उस तरह से व्यवहार करना है। सरकार में आप उप मुख्यमंत्री बन के रहेंगे तो आपके पास विभाग रहेगा, सरकार रहेगी, आपका प्रभाव रहेगा। जैसे ही आप उससे बाहर हो गए, और उसको बहुत देशज भाषा में कहें कि आदमी क्यों कहता है कि भाई विधायक सांसद तो रहे, वरना उसके बाद पास बनवाने के लिए पत्रकारों की ही तरह संसद के गेट पे खड़े होना पड़ता है। अब ज्यादा विभागों की बात आपने छेड़ी। और एक नाथ शिंदे को है ना, एक मत समझिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, उनके जो बिहेवियर है, देवेंद्र जी जो है वो पार्टी के सिपाही हैं, उनको तो मानना ही होता है। ठीक है, शिंदे साहब वो नहीं है। अब तो 8 वाले साहब तो बिना एमपी के भी मंत्री चल रही है। समीर जी मुझे अभी बता रहे थे, एक तो इस सरकार में समझिए देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हो गए थे तो होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीत पवार के पास थी, तो ये 2 सबसे बड़े पोर्टफोलियो होते हैं। एक नाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर थे। अब लड़ाई इस बात, अब अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ने के लिए राजी होंगे नहीं, और दूसरा होम मिनिस्ट्री अभी समीर जी ने बताया हमेशा डिप्टी सीएम के पास रही महाराष्ट्र। हाँ, तो अब एक नाथ शिंदे मांगेंगे मुझे होम मिनिस्ट्री दीजिए। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस जब रहे थे तो देवेंद्र फडणवीस के पास, जब पूरी सरकार थी 2014 में, तब देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था। लेकिन आप 92 से अगर देखेंगे तो लगभग ये सिस्टम रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री बना है गठबंधन में उसके पास रहा। जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनी थी तो गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने थे, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे, तो गृह मंत्रालय गोपीनाथ मुंडे के पास था। फिर नारायण राणे मुख्यमंत्री बने तो उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे थे, उनके पास रहा। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनी, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि जो गृह मंत्रालय था वो राष्ट्रवादी कांग्रेस डेप्यूटी मुख्यमंत्री के पास रहा, तो छगन भुजबल के पास रहा, आर पाटिल के पास रहा,
विजय मोहिते पाटिल के पास रहा है, तो ये उप मुख्यमंत्री ये के भी पास तो नहीं चाहेगी ना, लेकिन बीजेपी दोनों बड़े पावर पोर्टफोलियोज दे देना। पावर इक्विलिब्रियम के लिए तो जरूरी है ना, क्योंकि गृह मंत्रालय से एक सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई चीफ मिनिस्टर भले ही वो हो, लेकिन गृह मंत्रालय एक सरकार का एक बड़ा ताकतवर वो विभाग है, मंत्रालय है, उसमें एक नाथ शिंदे ने 4 बड़े मंत्रालय की मतलब जो कहा है कि उन्होंने वित्त मंत्रालय मांगा है, गृह मंत्रालय मांगा है, अर्बन डेवलपमेंट उन्होंने मांगा है, एनर्जी और जल संसाधन, ये 5 मंत्रालय उन्होंने कहा है कि ये 5 मंत्रालय शिवसेना को मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर हम उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो जितने भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री बनेंगे उतने ही शिवसेना के कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ये उन्होंने अभी प्रस्ताव रखा है। अब भारतीय जनता पार्टी से कितना इसमें एक्सेप्ट करती है ये देखने की बात होगी, लेकिन विभागों में मुझे से लगता है कि जल संसाधन है, ऊर्जा है, ये मंत्रालय जाएगा। अब अजित पवार क्या वित्त मंत्रालय देने को तैयार होंगे, क्योंकि अजित पवार हमेशा वित्त अपने पास रखते हैं। जब देवेंद्र फडणवीस के पास वित्त मंत्रालय था, अजित पवार जब सरकार में शामिल हुए तो देवेंद्र फडणवीस ने वित्त मंत्रालय उनको दिया था। देवेंद्र के पास दोनों और गृह और वित्त दोनों थे, ठीक है। तो वित्त अजित के पास गया था। तो अब अजित पवार उसके लिए तैयार होंगे क्या? तो विभागों का बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इनके बीच बंटवारा। प्रफुल्ल पटेल जी का तो बताइए, आप ये सारी बात वहीं कर रहे हैं मुंबई में, प्रफुल्ल पटेल जी को शपथ लेनी है कि नहीं लेनी है दिल्ली में? नहीं, वो प्रदेश में कैसा समझौता होता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर प्रदेश में ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा तो फिर अब तो प्रफुल्ल कैबिनेट पटेल को मंत्री बाहर बनवा आना देंगे। एक पड़ेगा। पर्चा सुलझा लीजिए सर आप, नए नहीं, लेकिन ये कह रहा हूं, देखिए पावर देने में मुश्किल होगी, मनी देने में मुश्किल नहीं। यानी जहां पैसे वाले विभाग, मजबूत विभाग, उनमें भाजपा को समस्या नहीं है। ठीक है, मुझे अभी भी लगता है कि मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखेगी।